Assalamu alaikum students, I hope you will be fine and welcome to my next lecture. Student जैसे आपको मालूम है कि previous lecture में हमने सेल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर के हवाले से कि सेल स्ट्रक्चर में क्या कुछ आता है। सेल स्ट्रक्चर जो है वो 3 सेक्शन में मुश्तमिल होता है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर सेकंड इसमें आता है साइटोप्लाज्म एंड नंबर थर्ड पर इस पर आता है न्यूक्लियस। अब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको इस लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन है क्या। सेल स्ट्रक्चर में आता है नंबर फर्स्ट पे सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन हमारे साथ कहाँ पर होता है और इसकी मतलब फंक्शन क्या है। सेल मेम्ब्रेन अगर हम एनिमल के सेल के हवाले से देखें तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है ऑफ एनिमल सेल की। और अगर आप प्लांट के हवाले से देखें तो प्लांट में सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सेकंड पोर्शन पे होता है, मतलब फर्स्ट पे आता है सेल वॉल उसमें। लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल सेल में तो हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन होता है, इसके जो मतलब स्ट्रक्चर क्या है सेल मेम्ब्रेन के और इसकी जो कंपोजिशन क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के हवाले से हम पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन में मतलब कंपोजिशन जो होता है, इसका कंपोजिशन से पहले ये सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव थिक कवरिंग लेयर है सेल का, एनिमल सेल का, मतलब जो सेल की प्रोटेक्शन करता है, मतलब सेल की मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, एक चैनल्स की तरह काम करता है। तो इसकी कंपोजिशन क्या है, मतलब ये किस तरह से, जैसे आपको मालूम है कि मैक्रो मॉलिक्यूल है, बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल है जो इंसानी जिस्म में, मतलब ह्यूमन बॉडी में, प्लांट एज वेल में मुख्तलिफ बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसकी जो कंपोजिशन है इस सेल मेम्ब्रेन की, ये 3 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से होता है। नंबर फर्स्ट इसमें आता है प्रोटीन। इसकी कंपोजिशन पर अगर हम देखें तो इसमें आता है नंबर 1 पे प्रोटीन, नंबर सेकंड इसमें आता है लिपिड एंड द थर्ड वन विच इज इन लिटिल अमाउंट, इन ट्रेस अमाउंट, दिस इज द कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह हो गया। प्रोटीन इसमें होता है 60 to 80% इसकी कंपोजिशन होता है, और लिपिड जो होता है ना ये 20 to 40%। और ये कार्बोहाइड्रेट मतलब ट्रेस कंपाउंड जो होता है, मतलब शुगर वगैरह, इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी सेल स्ट्रक्चर की फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। ये भी आता है 1.5%। लिटिल बिट अमाउंट ऑफ दिस इज वेल इज प्रेजेंट। तो ये तो इसका कंपोजिशन है कि किस तरह इसकी स्ट्रक्चर बन जाता है और ये किन किन मैक्रो मॉलिक्यूल, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बना होता है। अब इसकी जो मॉडल थे डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी किया और इसकी मॉडल को पेश किया। पहला इसका जो मॉडल आता है ये होता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इसका मतलब इस मॉडल के हवाले से सेल मेम्ब्रेन किस तरह पेश किया गया, मतलब इस मेम्ब्रेन की यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की जो अंदाजे के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था कि मतलब ये एक सेल मेम्ब्रेन की पोर्शन है इसी तरह से, और इसके दरमियान में लिपिड पड़ा है इसी पोर्शन पर भी और इसी पोर्शन पर, मतलब लिपिड बाइलेयर बना है। लिपिड, एक लिपिड बाइलेयर बना हुआ है, लिपिड बाइलेयर, और इसकी जो साइडों पर है प्रोटीन पड़ा हुआ है, यहां पर भी और यहां पर भी, मतलब लिपिड जो है ये प्रोटीन के दरमियान में पड़ा है, ये इसलिए लिपिड बाइलेयर कहलाता है। लेकिन ये मॉडल ज़्यादा देर तक न चल सका और ये रिजेक्टेड हुआ, डिफरेंट क्वेश्चन इसके अबाउट रेजेज हुए। दूसरा मॉडल था, इसको हम ड्यूसन मॉडल भी कहते हैं, ड्यूसन-डिनेली मॉडल। और नंबर सेकंड पे 1972 पे 2 साइंटिस्ट थे, सेंगर एंड निकोलसन। इसने इन दोनों ने जो मॉडल पेश किया वो कुछ इस तरह से था कि ये भी इसी तरह का लिपिड बाइलेयर इस पर भी था, लिपिड बाइलेयर, यहाँ पर क्या था, लिपिड बाइलेयर था।
यहाँ पर भी लिपिड थे। लिपिड बाइलेयर इसके साथ मैच कर रहा था, लेकिन जो डिफरेंशिएशन थी, मतलब जो डिफरेंस थी, वो कहाँ पर था? वो यहाँ पर था कि प्रोटीन जो है ये लिपिड्स के दरमियान यहाँ पर, मतलब यहाँ ये लिपिड पड़े हैं, तो इसी के दरमियान पर क्या पड़े थे? प्रोटीन पड़े थे यहाँ पर, मतलब दोनों साइडों पर फैले हुए थे। इसी वजह से इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया। पहला वाला जो हमने पढ़ा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, उसको वो एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर पेश कर रहा था, मतलब कि साइडों पर प्रोटीन थे और दरमियान में सिर्फ लिपिड थे। और ये जो है ये एक मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर पेश कर रहा है, मतलब साइडों पर लिपिड पड़े हैं, लेकिन प्रोटीन जो है वो दोनों साइडों पर फैले हुए हैं, मतलब एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे पर फैले हुए हैं। इसी वजह से ये मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर पेश करता है। और इसको ये मोज़ेक मॉडल क्यों कहा जाता है? मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है ये टाइम टू टाइम अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर रहा होता है, बार बार अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, इस वजह से इसको मोज़ेक मॉडल कहा गया। अब नेक्स्ट जो हम आते हैं नेक्स्ट मॉडल में, नेक्स्ट फैक्ट्स जो है ना सेल मेम्ब्रेन के हवाले से, कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये किस तरह का काम करता है। तो सेल मेम्ब्रेन के कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानना शायद बहुत ज़रूरी है। सेल मेम्ब्रेन के फैक्ट्स अबाउट सेल मेम्ब्रेन, फैक्ट्स अबाउट सेल मेम्ब्रेन। नंबर फर्स्ट जो फैक्ट्स है इसमें ये है इनसॉल्युबल इन वाटर। सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये पानी में हल नहीं होता, मतलब जो पोर्शन है इसके ये लिपिड से बने हुए होते हैं ज़्यादातर, तो ये डिज़ोल्व नहीं होता, इनसॉल्युबल इन वाटर है। इसी बेस पर, इनसॉल्युबिलिटी के बेस पर ये जो है सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि ये जो गेटकीपर की तरह काम करता है, मतलब जो सेल के लिए रिक्वायर्ड होता है उन्हीं चीज़ों को सेल के अंदर जाने देते हैं, और जो नहीं होते उसको सेल के बाहर ही खड़े करते हैं, नहीं जाने देते। इसी तरह गेटकीपर की तरह काम करता है, जिस तरह एक गेटकीपर का काम होता है। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल के बाद इसका जो थर्ड फैक्ट है वो है इसमें चैनल्स होते हैं। आप ये जानकर हैरान हो रहे होंगे कि चैनल्स का क्या काम है इसमें। चैनल जो है असल में ये ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। सेल के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट के लिए, उसी में मदद करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट की मतलब चैनल जो होता है ये पोर्स पर मुश्तमिल होते हैं। पोर्स पर कुछ इस तरह से मुश्तमिल होते हैं कि दो तरह के पोर्स होते हैं। पोर्स किस तरह के होते हैं? नंबर फर्स्ट इसमें आता है एक आयनिक पोर्स, नंबर सेकंड इस पे आता है न्यूट्रल पोर्स। न्यूट्रल पोर्स का मतलब क्या है? न्यूट्रल पोर्स का मतलब है जो पानी, वाटर, अमाइनो एसिड ये जो सेल के अंदर दाखिल होते हैं ये न्यूट्रल पोर्स की मदद से दाखिल होते हैं। न्यूट्रल पोर्स की मदद से मतलब वाटर हो गया H2O, और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह या अमाइनो एसिड ये न्यूट्रल पोर्स की मदद से अंदर जाते हैं। और दूसरा जो है आयनिक पोर्स। आयनिक पोर्स का मतलब है जो सोडियम, पोटाशियम वगैरह इसी आयनिक पोर्स की मदद से अंदर दाखिल होते हैं। आयनिक पोर्स के अलावा इसके बाद हमारे साथ आता है कि अगर हम सादा अल्फाज में कहें कि सेल में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो तरह का होता है। सेल में ट्रांसपोर्टेशन दो तरह का होता है। पहला हमने पढ़ लिया कि जो डिफ्यूजन का काम क्या है। डिफ्यूजन जो हमने अभी पढ़ा कि एक होता है, दो पोर्स की ज़रूरत होता है, एक होता है आयनिक, दूसरा होता है न्यूट्रल। ये डिफ्यूजन की मदद से होते हैं।
اور دوسرا اب اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بنا دوں کہ ایک ہوتا ہے اینڈوسائٹوسس اور ایکزوسائٹوسس. ڈیفیوژن کو ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ ڈیفیوژن ایک ہوتا ہے, ڈیفیوژن اس طرح سے ہے کہ the concentration of molecule from higher concentration to the lower concentration, یہ اسی طرح سے ہوتا ہے. اب جو تیسرا سٹیپ ہے وہ ہے یہ پی سی او ٹرانسپورٹ کی مدد سے ہوتا ہے. پی سی او ٹرانسپورٹ. سیکنڈ نمبر پر ہمارا ساتھ آتا ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ. اب ایکٹیو ٹرانسپورٹ کس طرح سے ہوتا ہے؟ ایکٹیو ٹرانسپورٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ مطلب اگر سیل کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں ایکزوسائٹوسس. مطلب سیل کے لیے باہر سے کوئی چیز اندر جانا چاہتا ہو اسے کہتے ہیں اینڈوسائٹوسس. اگر سیل کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ سیل کے اندر جانے کے لیے جو راستہ اختیار کرے گا, جو طریقہ اختیار کرے گا, اس کو کہتے ہیں اینڈوسائٹوسس. مطلب یہ ایک سیل ہے اور اس کے لیے باہر سے کوئی چیز آنا چاہتا ہے تو وہ اس طرح سے آئے گا کہ سیل اپنا سٹرکچر تبدیل کرے گا, یہ اس طرح کا انورجن کرے گا, انورجن پروسیس کے ذریعے اندر جائے گا. مطلب جب سیل پوڈ اسی کے ذریعے اندر آنا چاہتا ہے تو وہ اسی یہاں پر آ جائے گا اور اس کے بعد یہ پوڈ جو ہے یہ سیل کا پارٹ بن جائے گا. مطلب خوراک اندر سے آئے گا. پھر اس کے بعد جب یہ اندر پوڈ جائے گا تو یہ اپنا سٹرکچر دوبارہ چینج کرے گا. یہ اینڈوسائٹوسس. دوسرا ہمارے ساتھ ہے ایکزوسائٹوسس. مطلب اگر سیل سے کوئی چیز باہر جانا چاہتا ہے, یہ مطلب ایک انزائم ریڈی ہے, بالکل تیار ہے اور وہ سیل سے باہر جانا چاہتا ہے تو وہ اس طرح جائے گا کہ یہ سیل ہو گیا, یہ انزائم ہے, یہ بالکل ریڈی ہے, یہ یہاں سے باہر جانا چاہتا ہے تو یہ سیل کے ساتھ پیوز ہو جائے گا. سیل ممبرین کا جو سیل ممبرین ہے اس کے ساتھ پیوز ہو جائے گا اور پھر باہر جا کے سیل دوبارہ اپنا سٹرکچر تبدیل کرے گا. تو یہ ایکزوسائٹوسس ہو گیا. اسی طرح سے اس میں آتا ہے پینوسائٹوسس. اگر سیل کے لیے کوئی لیکوڈ فارم کی چیز کی ضرورت ہو تو وہ پینوسائٹوسس کے ذریعے سے اندر جائے گا. یہ جو تینوں پروسیس ہے اینڈوسائٹوسس, ایکزوسائٹوسس, پینوسائٹوسس, یہ بلک مٹیریل ہے. بلک مٹیریل مطلب یہ لارجر مالیکیول ہے اور اس کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. جس کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سیل کے اندر اس کے ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے. بلک مٹیریل کے بعد یہ جو تین چیزیں میں نے آپ کو بتایا اس کو بلک مٹیریل کہتے ہیں. اب اگر سمپلی میں کہوں کہ سیل میں ٹرانسپورٹیشن دو طرح کے ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک ڈیفیوژن ہے اور ایک ہوتا ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ. ڈیفیوژن تو ہم نے پہلے کہا کہ آیونک ہو گیا, نیوٹرل ہو گیا, یہ پی سی او ٹرانسپورٹ کی مدد سے ہوتے ہیں. مطلب اس کے لیے انرجی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, نو نیڈ آف اے ٹی پی. اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ جو بلک مٹیریل ہے, ابھی میں نے جو آپ کو بتایا بلک مٹیریل, یہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ جو بلک مٹیریل کے ذریعے سے ہوتا ہے, یہ اس کے لیے اے ٹی پی کی ضرورت ہوتی ہے. اے ٹی پی تو مطلب پیکٹ آف انرجی جو ہوتے ہیں, اے ٹی پی پیکٹ آف انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے. یہ ہو گیا. اب ایک ڈیفیوژن ہو گیا. مطلب یہ سمپل پروسیس ہے. اگر آپ کوئی سائیکل وغیرہ بائی سائیکل پر جا رہے ہو تو سائیکل کوئی تیل وغیرہ تو نہیں خرچ کر رہا ہے, تو یہ سمپل ڈیفیوژن ہو گیا. اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ اسی طرح سے اگر آپ کوئی موٹر کار وغیرہ استعمال کر رہے ہو چلنے کے لیے یا موٹر سائیکل وغیرہ بائک استعمال کر رہے ہیں تو اس میں خرچ آتا ہے آپ کا. اور تھرڈ نمبر جو ہے وہ پیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن ہے. پیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن مطلب اگر کوئی ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے تو وہ کسی فیسیلٹی کے ذریعے سے ہوتا ہے. اگر مطلب اسی طرح میں ایگزامپل اگر آپ کو دوں تو ریسپائریشن میں جو آکسیجن لنگز میں جاتا ہے تو وہ آکسیجن بلڈ میں شامل ہو کر ہیموگلوبن کے ذریعے سے بدن میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک فیسیلیٹیٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے. مطلب اگر آپ کسی ادارے میں جاب کر رہے ہوتے ہیں اور آپ وہاں سے آنا جانا کرتے ہیں تو آپ کمپنی کی سائڈ سے بس میں کرتے ہیں یا کوئی کار وغیرہ میں کرتے ہیں تو اس پر آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا ہے. اسی طرح یہ فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. تو آج کے لیکچر میں جہاں تک ہم نے آپ کو پڑھا وہ سیل سٹرکچر میں نمبر فرسٹ ہم نے آپ کو پڑھا سیل ممبرین.
सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको थोड़ा बैकग्राउंड दिया, फिर उसकी कंपोजिशन के बारे में आपको कहा कि इसमें 60 to 80% जो आते हैं ये प्रोटीन होता है, 20 to 40% लिपिड, और इस तरह बाय ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह जो होते हैं ट्रेस कंपाउंड में भी होता है। फिर उसकी जो मॉडल थे, 2 मॉडल मैंने आपको पेश किया, एक था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरा था सिंगर और निकोलसन ने जो पेश किया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसके बारे में आपको मैंने बैकग्राउंड दिया। अब 30 नंबर स्टेप पे मैंने जो आपको पढ़ा वो था पेक्स या फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो थे वो कुछ इस तरह के थे कि एक होता है ये इनसोल्युबल इन वाटर होता है, दूसरा ये सेलेक्टिवली परमेएबल है, और 3rd नंबर में जो ने आपको बताया कि ये इसमें चैनल्स होते हैं, पोर्स के ज़रिए से आना जाना इसका होता है। और ट्रांसपोर्टेशन जो है बेसिक में वो मैंने आपको बताया कि 2 तरह से होता है, एक पीसीओ के ज़रिए से होता है और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से होता है। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया, फिर वेसिकुलर डिफ्यूजन के बारे में बताया। ये सब कुछ आपको जो मैंने पढ़ाई सेल स्ट्रक्चर क्या हो, सेल स्ट्रक्चर में जो था सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स और साइटोप्लाज्मिक के बारे में बताएंगे।